So, good morning and welcome. In this lecture, we will deal with centrosome and centriole, also cilia and flagella. But this lecture comprising centrosome, centriole, cilia and flagella is very much related with a previous lecture in which we talked about cytoskeleton of a cell, which is made up of different kind of filamentous proteins. We must take the recap or review. We must recall the thing before we actually start with centrosome, centriole, cilia and flagella, because all these things are very closely associated. The correct meaning can be derived only after connecting this thing. So I am trying my best. तो सर आप कहते कि इस वीडियो लेक्चर में आप सिखाने वाले हैं सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल। ये होने के पश्चात सिलिया, फ्लैजेला। पर ये चीज़ को समझने हमने पहले जो कल के लेक्चर में देखा साइटोस्केलेटन, उसे याद करना, रिकॉल करना आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है. तो बघा, आठवून पहा सायटोस्केलेटन. तो सर आपण म्हटलं होतं की सेल जी आहे, इस्पेशली ॲनिमल सेल, तिला तर सेल वॉल नाही आहे, मग तिचा शेप कसा मेंटेन करेल. किंवा ही जी रूम जिथे मी लेक्चर डिलिव्हर करतो, मग ही उभी कशी आहे, याच्यात स्ट्रेंथ कुठून आली. तो आपण म्हटलं होतं की सेलचा शेप म्हणजे फ्रेमवर्क, त्याची स्ट्रेंथ, सपोर्ट देण्यासाठी काही प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स असतात आणि ते त्या सेलचं स्केलेटन तैयार करतात. मतलब कि कुछ प्रोटीन से बनी फिलामेंट है जो सब तरफ उस साइटोप्लाज्म में फैली है, जो वो सेल को प्रॉपर शेप देती है, उसको सपोर्ट करती है, मूवमेंट में भी मदद करती है और सपोर्ट भी करती है. तो वो जो साइटोस्केलेटन है वो कितनी चीज़ों का बना था. तो सर 3 चीज़ आपने बताई थी: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. जर तुम्हाला आठवत असेल तर मायक्रोट्यूब्यूल्स ज्याचं काहीतरी 25 अँगस्ट्रॉंग डायमीटर होतं, मायक्रोफिलामेंट 5 अँगस्ट्रॉंग डायमीटर होतं आणि इंटरमिडिएट फिलामेंट या दोघांच्या मध्ये त्याचं डायमीटर होतं काहीतरी 10 अँगस्ट्रॉंगच्या आसपास. तो भैया, वो जो साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के प्रोटीनेशियस फिलामेंट का बना है, उसमें हमें काम आने वाली है माइक्रोट्यूब्यूल्स. So they were actually a rod-like, I mean a cylinder-like, a tube-like, long structures. They were a filamentous structures of little more diameter of 25 angstrom, made up of a tubulin protein. And we said that they are very much important in formation of spindle apparatus. So those tubulin proteins actually participate in formation of centrosome and centriole, also cilia and flagella. तो सर त्या ज्या मायक्रोट्यूब्यूल्स होत्या, ज्या एक 25 अँगस्ट्रॉंग डायमीटरचे रॉड्स होते, ट्युब्युलिन प्रोटीनचे बनलेले,
त्याच्यापासून हे सगळं बनणार आहे का? हो. मग ते डोळ्यासमोर आणून ठेवा तुम्ही. और अब हम लोग शुरू कर सकते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फर्स्ट. नाउ फोकस दिस टाइटल ओनली. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सबसे पहले आपको क्या याद आता है कहने के बाद? सर, आई कुड रिकॉल दैट when you was differentiating between an animal and plant cell, you said कि animal cell have centriole which is absent in plant cell. म्हणजे सर सेंट्रोसोम सेंट्रियोल म्हटल्याबरोबर हे आठवलं की ज्यावेळी आपण ॲनिमल आणि प्लांट सेलचे डिफरन्सेस पाहत होतो त्यावेळी आपण म्हटलं की ॲनिमल सेलमध्ये सेंट्रियोल असतं विच हेल्प इन सेल डिव्हिजन, पण प्लांट सेलमध्ये सेंट्रियोल नसतं, एवढं ॲटलिस्ट तुम्हाला मी सांगितलं होतं. तो ॲनिमल सेल्स हॅव दिस सेंट्रोसोम अँड सेंट्रियोल विच इज अब्सेंट इन प्लांट सेल. सेकंड पॉइंट, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जसं राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, वैसे सेंट्रोसोम सेंट्रियोल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स and only present in a animal cell. They help in a cell division. तीसरी चीज, the entire centrosome centriole structure is made up of those microtubules which is a part of a cytoskeleton made up of tubulin protein. तो अभी मैंने 3 बातें आपको बताई की सेंट्रियोल किंवा सेंट्रोसोम ॲनिमल सेलमध्ये आहे, प्लांट सेलमध्ये नाही. जे सेल डिव्हिजनमध्ये मदत करतं त्याला मेम्ब्रेन नसते, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आहे आणि ते माइक्रोट्यूब्यूल म्हणजे ट्यूबुलिन प्रोटीनचं बनलेलं आहे. अब थोड़ा आगे जाते हैं. हमारा उद्देश्य है कि सबको समझना चाहिए. जो भी मन लगा के ये वीडियो सुने तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया. और मैं काफ़ी बार ये बता चुका हूँ कि मेरे नॉलेज का यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है कि हरीडली अंग्रेज़ी में सिर्फ बात करके बड़ी बड़ी बातें करके ताकि किसी को ये लगे कि मुझे नहीं समझा पर ये पूछू कैसे, इतना अच्छा बोल रहे, ऐसे नाही. माझा उद्देश आहे प्रत्येकाला साध्या भाषेत समजलं पाहिजे. शिक्षणाचा उद्देशच तो असतो. आपल्याला कुठे हे याचा प्रसार आणि प्रचार नाही करायचा. तुमच्यासाठी आहे, तुम्ही लक्ष द्या. बघा काय फरक आहे सेंट्रोसोम आणि सेंट्रियोलमध्ये. तो ऐका. 2 cylindrical structure located near nucleus. 2 cylindrical structures located near nucleus, and those 2 cylindrical structures are centriole. तो सर आपने कहा कि 2 सिलेंडर है जो न्यूक्लियस के करीब है और ये जो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है नियर न्यूक्लियस, टुगेदर द 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर म्हणजे 2 सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम. तो सर ऐसा बोल सकते क्या कि 2 सेंट्रियोल माने 1 सेंट्रोसोम? हाँ, पर लिटिल सराउंडिंग साइटोप्लाझम. म्हणजे सर असं म्हणू शकतो का आम्ही की 2 सेंट्रियोल म्हणजे सेंट्रोसोम? हो, पण आजूबाजूचं थोडं सायटोप्लाझमसुद्धा. बिकॉज अ पेअर ऑफ सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय अ ॲमॉर्फस फ्लुइड अँड दॅट इज नाऊ कॉल्ड सेंट्रोसोम. बघा, दिस इज 1 सिलेंडर म्हणजे 1 सेंट्रियोल. दिस इज अनदर सिलेंडर म्हणजे दुसरं सेंट्रियोल, झाले 2
सेंट्रिओल आणि आजूबाजूचं थोडंसं सायटोप्लाझम. मग काय तयार होते? सेंट्रोझोम. सो सेंट्रोझोम इज अ पेअर ऑफ सेंट्रिओल विथ सायटोप्लाझम. सेंट्रोझोम इज पेअर ऑफ सेंट्रिओल with cytoplasm which is located nearby nucleus. देखो ना उसका नाम क्या है? सेंट्रोझोम. झोम म्हणजे बॉडी आणि सेंट्रो म्हणजे सेलचं जे सेंटर असेल तिथे न्यूक्लियस असतो, त्याच्या बाजूनं हे असतं, म्हणून नाव पडलं सेंट्रोझोम. अब ये क्लियर हुआ? यस सर. A pair of centriole with little cytoplasm located near nucleus is called centrosome. अब ये जो pair of centriole है, they lie perpendicular to each other. मतलब कि ये दो सेंट्रियोल है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते. आप यहां देखो. सो दिस इज अ लॉन्ग एक्सिस of one centriole and this is a long axis of another centriole. म्हणजे एका सेंट्रिओलचा ॲक्सिस आणि दुसऱ्या सेंट्रिओलचा ॲक्सिस पहा, ते एकमेकाच्या काय असतात? परपेंडिक्युलर. तो चलो, अ पेअर ऑफ सेंट्रिओल विथ लिटिल सायटोप्लाझम near nucleus is centrosome. It is only present in animal cell, help in its division, absent in plant cell. थोड़ा आगे चलते हैं. Both of these centrioles are made up of microtubules. हे दोन्ही सेंट्रिओल जे आहेत ना, जे एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे, हे कशाचे बनले? मायक्रोट्युब्यूल. आता मायक्रोट्युब्यूलमध्ये प्रॉब्लेम नाही पाहिजे. सायटोस्केलेटनचा एक पार्ट असतो मायक्रोट्युब्यूल, जे पेन्सिलसारखे फिलामेंटस ट्युब्युलिन स्ट्रक्चरचे बनलेले स्ट्रक्चर्स असतात. मायक्रोट्युब्यूल ट्युब्युलिन प्रोटीनपासून बनलेले फिलामेंटस किंवा ट्यूबसारखे स्ट्रक्चर असतात, तर त्याच्यापासून बनतो सेंट्रियोल. अब देखो, फर्ज करो कि मैंने एक सेंट्रियोल पकड़ा. इमेजिन, आई कॉट वन सेंट्रियोल और मैंने उसको दिया कट और आपको ऐसे करके दिखाया कि देखो सेंट्रियोल में क्या है. मैंने एक पकड़ा सेंट्रियोल, उसको दिया कट और आपको दिखाया की देखो उसके अंदर क्या आहे. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हटलं की हे दोन सेंट्रिओल असतात ना, याला सेंट्रोझोम म्हणतात. कोणतंही एक सेंट्रिओल घ्या आणि त्याच्या आतमध्ये बघा, तो तुम्हाला काय दिसेल? तुम्हाला एक कार्ट व्हील दिसेल, बैलगाडीचं चाक. बैलगाड़ी जो होती है उसका जो व्हील होता है वैसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है. अब ये बना कैसे? देयर आर 9 ट्रिपलेट्स. 9 ट्रिपलेट विच आर इक्वली स्पेस्ड. तो देखो, ये हो गया एक ट्रिपलेट, 1 2 3. किती मायक्रोट्युब्यूल? 3. झाला एक ट्रिपलेट म्हणजे ग्रुप ऑफ 3. असे किती ट्रिपलेट्स घ्यायचे? 9. सो दिस इज 1 ट्रिपलेट, दिस इज अनदर ट्रिपलेट, दिस इज 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 9th. So 9 triplets of microtubules which are evenly spaced.
तो सर मग याला म्हणायचं एक ट्रिपलेट. असे किती आहे? 9. म्हणजे एका सेंट्रिओलमध्ये किती मायक्रोट्युब्यूल असतील? तो सर 3चा 1, तर असे 9. 9 3 जा 27. 27 माइक्रोट्यूब्यूल पासून एक सेंट्रियोल बनतो. अब देखो, इसका जो सेंटर है वहां पे हब रहता, एक्सिस. इट इज आल्सो प्रोटीनेशियस. तो ये जो हब है वो हर ट्रिपलेट से जुड़ा है बाय रेडियल स्पॉक्स. आता तुम्ही कसं इमॅजिन करायचं? 3 पेन्सिल, 3 पेन्सिल, 3 पेन्सिल, 3 पेन्सिल, असं 3 पेन्सिल किती वेळा? 9 वेळा. आणि सेंटरला एक मार्कर. ठीक आहे. आता हा मार्कर त्या प्रत्येक ट्रिपलेटला जुळलेला आहे. आल्सो ईच ट्रिपलेट is connected to each other. Each triplet is connected to each other like this. So this forms a cartwheel like structure. मग आता एक सेंट्रिओल घेतला, त्याच्या आतमध्ये पाहिलं तर सेंटरला एक हब आहे आणि मायक्रोट्युब्यूलचे ट्रिपलेट्स किती आहे? 9. सो ईच ट्रिपलेट इज कनेक्टेड टू द हब आल्सो अँड ॲडजसंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो कनेक्टेड टू इच अदर. सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ सेंट्रिओल अँड 2 परपेंडिकुलर सेंट्रिओल विथ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेंट्रोजोम. अब थोड़ा और आगे चलते. हमें स्ट्रक्चर तो उसकी मार्फोलॉजी तो समझ में आ गई कि ते कसं बनतं. अब इसका डायमीटर कितना होगा? मतलब ये जो सेंट्रियोल है उसका डायमीटर 1500 से 2500 एंगस्ट्रॉम. सो दिस डायमीटर is 1500 to 2500 एंगस्ट्रॉम. अब इसकी लंबाहन कितनी होगी? सो दिस लेंथ इज 1600 टू 8000 एंगस्ट्रॉम. 1600 से 8000 एंगस्ट्रॉम. ऐसा रहता है एक सेंट्रियोल which is 1500 to 2500 angstrom in diameter and the lengthwise it is some 1600 to 8000 angstrom. और ऐसे 2 perpendicular centriole and little cytoplasm around, that is together called centrosome. ठीक है, अब हमें सेंट्रिओल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, हमें सेंट्रोजोम भी समझ में आ गया. अब ये करता क्या है? तो लिसन, सपोज दिस इज अ सेल. दिस सेल कंटेन chromosomes. And this was nucleus. So at the time of सेल डिव्हिजन, म्हणजे हे थोडं पुढचं मी सांगतोय, पुढच्या चॅप्टरचं. सेल डिव्हिजन जेव्हा सुरू होते ना, तेव्हा प्रोफेज नावाची एक फेज जेव्हा संपत येते, तुम्हाला 10वीत होतं मायटॉसिस, मिओसिस. तो इंटरफेज नंतर डिव्हिजन असते. डिव्हिजनमध्ये कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस. यदि मैं इफ आई एम इन्वॉल्व इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ सेल डिव्हिजन, इट विल unnecessarily lengthen the lecture and the main point centrosome and centriole will be left. So
लेट अस कट इन शॉर्ट कि सेल जब डिवाइड होती तो प्रोफेज जब खत्म होती तो न्यूक्लियर एनवलप नष्ट हो जाता आणि जर न्यूक्लियर एनवलप नष्ट झालं तो क्रोमोझोम्स आर इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब ये है सेंट्रोझोम. अरे 2 सेंट्रियोल म्हणजे सेंट्रोझोम. 2 सेंट्रियोल इज सेंट्रोझोम. अब इसने अपने आप को डिवाइड किया तो द सेंट्रोझोम डिवाइड इटसेल्फ इनटू. तो एका सेंट्रोझोमचे झाले 2 and they lie on opposite poles. Now इनमें से निकलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के धागे. अब इसका आकार कैसे दिख रहा है? तो समथिंग विच इज सोलन इन द मिडल एंड टैपरिंग टूवर्ड्स द एंड इज स्पिंडल. तो देखो सेंट्रोझोम और सेंट्रियोल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस. अब क्या होगा? तो सर अभी ये जो चित्र है आपका वो मेटाफेज का है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. तो एनाफेज में ये जो सेंट्रियोल रहते, सेंट्रोमियर, तो याला काय म्हणता तुम्ही? सेंट्रोमियर. तो हा लॉन्जिट्युडिनली स्प्लिट होतो आणि स्प्लिट झाल्याच्या नंतर हमें एक क्रोमैटिड को इस तरफ खींचना है और दूसरे क्रोमैटिड को उस तरफ खींचना है. तो these centrosomes with their spindle fiber, that is a tubulin protein, so they contract. म्हणजे इकडचा जो सेंट्रोझोम आहे ना तो त्याच्या ट्यूब्युलिन प्रोटीनला कॉन्ट्रॅक्ट करतो, इकडचा सेंट्रोझोम कॉन्ट्रॅक्ट करतो. म्हणजे हा जो क्रोमोझोम स्प्लिट झाला तो एक क्रोमॅटिड तिकडे, एक क्रोमॅटिड इकडे. तो देखो ना यहाँ कितने क्रोमोझोम्स थे? 2. हर क्रोमोझोम को 2 क्रोमैटिड्स थे तो इनका पुलिंग हो गया. म्हणजे आधी स्प्लिटिंग झालं, मग हे फाइबर त्याला तिकडे ओढतील आणि हे इकडे. तो इस तरह से सेंट्रोझोम हेल्प इन अ सेल डिवीजन ऑफ अ एनिमल सेल. अब जो सोचते हैं स्टूडेंट कि सर तुम्ही तर म्हणता की सेंट्रोझोम एंड सेंट्रियोल विच हेल्प इन अ सेल डिवीजन इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, बट प्लांट सेल भी तो डिवाइड होती, उनमें तो सेंट्रोझोम सेंट्रियोल नहीं है, तो फिर वहाँ सेल डिवीजन कैसे होता? वहाँ ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स रहते पर ये सेंट्रोजोम्स नहीं होते, इसीलिए स्पिंडल अपैरेटस नहीं दिखता. वो कुछ ऐसा दिखता होगा. सो दीज आर मायक्रोट्युब्युल्स म्हणजे स्पिंडल फायबर्स. पण इथं ॲक्च्युअली स्पिंडल शेप बनत नाही. और ये क्रोमोझोम, बट नो स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ सेंट्रोझोम एंड सेंट्रियोल. इसीलिए वन हु हैज़ द डाउट कि teacher has said that centrosome is present in animal cell, it help in cell division.
So plant cell do not have centrosome. So how could the plant cell divide? Same fashion, they have microtubules, but there is no centrosome. So spindle shape is not formed. Moreover, this centrosome or centriole forms a basal body of cilia, फ्लॅजेला. म्हणजे हा जो सेंट्रोझोम किंवा सेंट्रिओल असतो दॅट हेल्प इन सेल डिव्हिजन. It is also helpful in formation of a basal body of a flagella या cilia. It also help in regeneration of cilia and flagella. तो आता सांगा सेंट्रोझोम अँड सेंट्रिओल बद्दल काय समजलं. तो सर, टू सेंट्रिओल lying perpendicular to one another is called centrosome, found only in animal cell where it help in cell division. Actually, each centriole consists of 9 triplets of microtubules evenly spaced, and there is a central hub. The central hub is connected to each triplet by spokes, and all adjacent triplets are also connected to each other. This is how is its morphology. The length is 1600 to 8000 angstrom. Its diameter is 1500 to some 2500 angstrom. And the entire structure is made up of microtubules of tubulin protein. सर, ये सिलेंडर के अंदर क्या रहता? तो उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म रहता है, और आजू बाजू में जो साइटोप्लाज्म रहता उसे पेरीसेंट्रियोलर साइटोप्लाज्म कहते. तो टू सेंट्रियोल विथ पेरीसेंट्रियोलर साइटोप्लाज्म constitute the centrosome. And lastly, functions. Help in cell division of animal cell, forms the spindle apparatus for division of chromosome, it forms a basal body of cilia and flagella, and help in regeneration of cilia and flagella. Now let us study cilia and flagella. Cilia singular cilium and flagella singular flagellum. तो बघा, एकाला आपण म्हणतो सिलियम आणि असे खूप सारे असले की सिलिया. तसंच एक असला फ्लॅजेलम, पण एकापेक्षा जास्ती असले तर फ्लॅजेला. जनरली cilia are numerous structures protruding from the plasma membrane, that is cell membrane. Flagella are few in number. तो सर, आपने कहा कि सिलिया जो रहती वो संख्या में बहुत ज़्यादा रहती, और फ्लैजेला जो है वो संख्या में कम रहते. तो चलो हम देखते कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ वो सेल्स है जिनको सिलिया है और फ्लैजेलम है. तो सुनो, हमारा ट्रकिया, दैट इज अ विंड पाइप, श्वास नलिका, उसमें जो अंदर से एपिथेलियम है, इट possess cilia, so that is ciliated epithelium. Also, महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जिसे आप ओविडक्ट भी कहते, उसमें अंदर से जो इपिथेलियम है, म्हणजे इपिथेलियल टिश्यू, वहाँ भी ढेर सारे सिलिया है. और जो रीनल ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, वहाँ एक नेक पार्ट रहता है इन पर्टिक्युलर, वहाँ की सेल्स को भी सिलिया है. तो सर, तुम्ही असं म्हणता की आपण ह्यूमन बॉडीत
कोणत्या सेलला सिलिया आहे हे बघू. बघा, सो फर्स्ट करू की these are cells and these are actually cilia. Such cells are called ciliated cells. तो अशा सिलिएटेड सेल्स असतात कुठं? तो इट इज ट्रकिया म्हणजे विंड पाईप, फॅलोपियन ट्यूब दॅट इज ओव्हिडक्ट एंड नेफ्रॉन दैट इज अ रीनल ट्यूब्यूल. वहाँ सिलिएटेड सेल्स रहती. द सिलिया आर हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. Every cilium has a plasma membrane. It also has a cytoplasm and a central core. I am coming to that only. तो सर आपने कहा कि हर सिलियम को बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती, अंदर साइटोप्लाज्म रहता, और उसका जो सेंट्रल कोर है उसको एक्सोनेमी कहते. वो अभी मुझे पढ़ाना है आपको. तो देखो, मान के चलो कि आपके हाथ में पेन है. उस पेन का जो प्लास्टिक कोटिंग है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसमें जो रिफिल है दैट इज अ कोर कॉल्ड एक्सोनेमा. और मान के चलो कि वो रिफिल आपने पानी में डुबो के रखी, म्हणजे एक प्लास्टिकचा पेन आहे, तो ते पेनचं जे कवर आहे ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्या पेनात पाणी भरलं आहे, सायटोप्लाझम, आणि जी रिफिल तुम्ही टाकली ती असते कोअर, अँड दॅट इज कॉल्ड एक्सोनेमी. तो ये हर सिलियम जो है उसको बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, एंड अ कोअर कॉल्ड एक्सोनेमी है. तो अभी हम ये भी जानते कि विच आर द सिलिएटेड सेल्स. दे आर फाउंड इन ट्रकिया, इन फैलोपियन ट्यूब, in renal tubule that is nephron. We also know that any cilium has a plasma membrane, cytoplasm and a central core called exoneमी. अब ये करती क्या है? We have also seen that bacterial cells have cilia as well as flagella. पर ये cilia करते क्या है? सुनो, cilia are basically meant for locomotion, movement, if the flagellum is absent. म्हणजे एक बॅक्टेरिया आहे, त्याला सिलिया आहे, त्याला जर फ्लॅजेलम नसेल तो थोड़ी बहुत मोमेंट वो सिलिया से भी कर सकता. सो ईदर द सिलिया आर मेंट फॉर मोमेंट ऑफ अ सेल और दे आर मेंट फॉर मोमेंट ऑफ अ फ्लूइड. ये जो सिलिया है ये सेल की मूवमेंट के लिए हो सकती या फिर कुछ चीज़ों को मूव करवा सकती. जैसे हमारे ट्रकिया में जो सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स है उनका काम है टू प्रोपेल आउट द डस्ट पार्टिकल्स विच आर इनहेल्ड एंड दे आल्सो मूव द म्यूकस. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की श्वासनलिकेमध्ये जे सिलिएटेड सेल्स आहे तर तिथे सिलियाचं फंक्शन काही मोमेंट नाही आहे स्वतःची. तिथे जे काही धूल मिट्टी जाती है सांस के साथ उसको फेंकना या फिर वहाँ चिकट पदार्थ जो है म्यूकस उसको मूव करवाने के लिए. तो सर फॅलोपियन ट्यूब में मग आपल्याला माहिती आहे की माता भगिनींमध्ये ज्या ओव्हरी असतात त्या प्रत्येक महिन्याला एक ओहम प्रोड्यूस करतात. तर ते ओहम घेऊन जायचं असतं फॅलोपियन ट्यूबमध्ये, तर तेव्हा ते सिलिएटेड मोमेंट होतात अँड ओहम इज कॅरीड इन फॅलोपियन ट्यूब. नेफ्रॉन में जो प्राइमरी यूरिन बनती उसको मूव करवाना इन पीसीटी, लुपोफेनले उसके लिए. तो बेसिक आपल्याला समजलं काय की सिलिया आर प्रेझेंट इन मेनी ह्यूमन सेल. Sometimes they are meant for the movement of a cell, sometimes they are responsible for movement of a fluid.
फ्लॅजेला इज ओनली मेंट फॉर लोकोमोशन. प्रॉपेलिंग मोमेंट करतो तो, अँड इट हेल्प द सेल टू मूव, बैक्टीरिया टू मूव और स्पर्म टू मूव. तो सर फ्लैजेला हमारे शरीर में कौन से सेल को है? तो ह्यूमन सेल को है. सर ये फ्लैजेला का नंबर अधिक भी हो सकता, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में कहा. यूनिफ्लैजिलिएट, मल्टीफ्लैजिलिएट, बाइफ्लैजिलिएट. तो ह्यूमन स्पर्म हैज गॉट अ फ्लैजेलम. जो प्रोटिस्ट रहते, दे आल्सो हैज सिलिया एंड फ्लैजेला. चलो हम सिलियम का स्ट्रक्चर तो देख लिए. पेरिफेरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन filled with cytoplasm and a central core is exonemy. फ्लैजेलम का भी वैसा है. यदि मैं इसको कट करूं और इसके अंदर देखूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड एक्झोनेमा, दैट इज अ सेंट्रल कोअर. म्हणजे सिलिया असो की फ्लॅजेला असो, या दोघांनाही बाहेरून प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, अंदर भरलेला आहे सायटोप्लाझम, आणि त्याचा सेंट्रल कोअर जो असतो तो असतो एक्झोनेमी. आणि त्या एक्झोनेमीमध्ये असतात माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्युलिन प्रोटीन. आगे सुनो. यदि हमने एक्झोनेमी म्हणजे सेंट्रल पोर्शन उसको कट करके उसके अंदर देखा, फर्ज करो कि दिस इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म. तो यहां है सेंट्रियोल. तो सिलिया एंड फ्लैजेला दोनों कहां से निकलते हैं? सेंट्रियोल से. इट एक्ट एज अ बेसल बॉडी. और ये जो है ये है एक्झोनेमी, द सेंट्रल पोर्शन. यदि इस सेंट्रल पोर्शन को कट करके उसके अंदर देखे, मैंने समझने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? तो सर आपने कहा कि पेन माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिफिल माने एक्झोनेमा. तो अगर रिफिल को कट करके अंदर देखे, वेदर इट इज सिलिया और फ्लैजेला, दोनों को रहता सेंट्रल कोर एक्झोनेमा, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा. देयर आर 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी इन द एक्झोनेमी. म्हणजे एक्झोनेमी काय आहे? सेंट्रल कोअर ऑफ सिलिया किंवा फ्लॅजेला. त्याच्यात मायक्रोट्युब्युल्स किती असतात? 18. त्याच्या किती असतात? 9 पेयर. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो हे झाले 9 पेयर ऑफ मायक्रोट्युब्युल ऑन पेरिफेरी and 1 pair in the center. तो मैंने लिखा ये जो पेयर है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और ये जो है 9 पेयर पेरिफेरल डबलेट्स. ठीक है. तो हो सर, आपण इमॅजिन केलं की 2 पेन्सिल 2 पेन्सिल 2 पेन्सिल असं किती वेळा? 9 वेळा. सो 2 पेंसिल को रबर, 2 पेंसिल को रबर, ऐसा कितनी बार? 9 बार. तो हे झाले पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. आणि 2 सेंटरमध्ये. इस प्रकार की रचना को, पैटर्न को कहते 9+2 एरे. 9+2 एरे. आगे देखो. Central microtubules are connected by bridge. Central microtubules are connected by
bridge. Also they have a central sheath. Sheath माने cover. Also they have a central sheath. आता पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स किती असतात? 9 पेअर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो सर ये जो 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये आपस में भी जुड़ी है बाय लिंकर्स. सो दिस इज लिंकर. और हर पेरिफेरल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, एवरी पेरिफेरल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में से एक माइक्रोट्यूब्यूल इस शीट के साथ भी जुड़ा है बाय स्पोक. सो देखो, so there are 9 spoke for 9 peripheral pair of microtubules. तो देखो अब डायग्राम में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ब्रिज, शीथ, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इंटर डबलेट ब्रिज और लिंकर. सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो किसका स्ट्रक्चर है? सर एक्सोनेमा का. एक्सोनेमा के बाहर कौन है? साइटोप्लाज्म. और सबसे बाहर कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सर, cilia and flagella are present in eukaryote and prokaryote. So whether they have a same structure? No, there is a little difference. म्हणजे बॅक्टेरियालाही सिलिया असतात, आपल्यालाही सिलिया असतात काही सेल्सला. बैक्टीरिया को भी फ्लैजेलम है, ह्यूमन स्पर्म को भी फ्लैजेलम है. ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हैं पर स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट. तो फ्लैजेलम इज मीन्ड फॉर लोकोमोशन, सिलिया इज मीन्ड फॉर मोमेंट ऑफ अ सेल और इट मूव द सब्सटेंसेस. ये अब डिटेल में आपका हो गया सिलिया एंड flagella. Now the last part of this lecture is microbodies. See, a single membrane bound structure are also present in cell cytoplasm. These single membrane bound structure associated with endoplasmic reticulum are called microbodies. तो सर आप कहते कि सेल के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कुछ स्ट्रक्चर्स रहते. इन स्ट्रक्चर्स को मायक्रोबॉडीज कहा गया. आपण सांगितलं की सेलच्या साइटोप्लाझममध्ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमशी जुळलेले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड काही ऑर्गॅनल आहे त्यांना मायक्रोबॉडीज म्हणतात. ते तेवढे जास्त सिग्निफिकंट नाही आहे पण तरी आपल्याला काहीच सोडायचं नाही. देखो, ऐसे 2 प्रकार की माइक्रोबॉडीज है. पर ऑक्सीजोम्स, पर ऑक्सीजोम्स. हाउ टू प्रोनाउंस? पर ऑक्सीजोम्स एंड ग्लाय ऑक्सीजोम्स. ऐसी 2 माइक्रोबॉडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे. Peroxisomes are single membrane bound structure present in plant cell as well as animal cell. Peroxisome are single membrane bound structure present in animal and plant cell. They contain 2 important enzymes, oxidase enzyme, कॅटालेज एन्झाईम. म्हणजे
पेरॉक्सिझोम हे प्लांट ॲनिमल सेलमध्ये असतात, ते सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आहे. त्याच्या आतमध्ये 2 एन्झाइम्स आहे, ऑक्सीडेज आणि कैटालेज. अब क्या करते हैं देखो, ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. फैटी एसिड्स, यूरिया, एमिनो एसिड, इनका ऑक्सीडेज करता है ब्रेकडाउन. सो सर्टन अमीनो एसिड्स, certain fatty acids, urea, these substances are oxidized by the enzyme oxidase to form hydrogen peroxide, H2O2. And you know, hydrogen peroxide has a corrosive property, destroying property, which is a very harmful intermediate formed. तो सर आपने कहा कि फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड या यूरिया, इनका जब ऑक्सीडेशन होता तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक इंटरमीडिएट बनता जो सेल के लिए हानिकारक है. और ये इंटरमीडिएट इस ऑर्गेनल में बनता हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो पर ऑक्साइड की वजह से नाम पड़ा पेरॉक्सिझोम्स. पर अभी भी कोई चिंता नहीं, because this hydrogen peroxide, which has a corrosive property, harmful property, destroying property, is further destroyed, broken down by the second enzyme, catalase, into water and oxygen, which are no more harmful. So peroxisomes are single membrane bound cell organelle present in plant and animal cell. They produce a intermediate, a biochemical intermediate called hydrogen peroxide, hence the name peroxisome. They contain oxidase and catalase. The oxidase is responsible for oxidation of fatty acids, amino acids and urea, and the intermediate formed is H2O2. But it is not useful, rather it is harmful, toxic, and hence it is further broken down by catalase into water and oxygen. Now what is glyoxysome? Similar kind of microbodies, but mind it well, they are never in animal cell. Glyoxysome animal cell में नहीं होते, only in plant cell. Especially, ये ध्यान रखो, specially in seeds which contain fats. सो जैसे ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफलावर, तो ऑयल सीड्स जो रहते ना, उनमें रहते ग्लायोक्सिजोम्स. ये करते क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. तो सर फैटी एसिड्स से ऑक्सीडेशन के लिए और क्या फ़ायदा? सो सिंपल शुगर्स बनती है जो एम्ब्रियो को सप्लाई होती और फिर एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होता. तो ग्लायोक्सिजोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द ऑयल सीड्स. दे डज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. दे आर नेवर देयर इन एनिमल सेल. अब सुनो, इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, उस पर एक पूरा लेक्चर होगा. एक लेक्चर क्रोमोसोम पे होगा और यहीं पे नींव रखी जाएगी अगले चैप्टर की, दैट इज सेल डिवीजन. सो कमिंग 2 videos आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आल्सो ट्राई द MCQ. You start preparing for MCQs. Whatever the book you got, you also can solve the previous year question paper. मी असं म्हटलं की आत्ता एक लेक्चर न्यूक्लियसवर आहे, एक लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोझोमवर आहे, अजून एखादं लेक्चर होऊ शकतं डिटेलमध्ये बोलायचं आणि आपण पाया याच्यात उभारणी करू नवीन चॅप्टरची, दॅट इज सेल डिव्हिजन. आता तुम्ही MCQ सॉल्व करायला सुरुवात करा. आपण टुवर्ड्स द एंड आलो आहे आता. सो थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.